नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। समास का जो प्रकरण हमने प्रारंभ किया था उस कड़ी में आज हम द्वंद्व समास पर चर्चा करेंगे। आइए देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद बताए हैं, जिसमें द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो आइए हम इनकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। द्वंद्व समास की विशेषताएं, इसकी सबसे पहली विशेषता है और इस पर प्रश्न भी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि दोनों पदों की प्रधानता कौन से समास में होती है, तो उत्तर में लिखेंगे द्वंद्व समास। क्योंकि सबसे पहले आप इस शब्द को देखें एक बार, देखिए द्वंद्व शब्द को मिलाकर के तो ऐसे लिखा जाता है, और अगर अपन इसके अलग अलग वर्णों को लिखेंगे तो इसमें द आधा है, व पूरा है, फिर आधा न है, फिर वापस द आधा है, फिर व पूरा है। इस तरह इसको लिखा जाता है द्वंद्व। और आपने कई बार ये शब्द सुना होगा द्वंद्व, क्योंकि हमारे साथ इस तरह बहुत बार ऐसी स्थिति बनती है कि हमारे सामने द्वंद्व की स्थिति हो जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि हम क्या करें। 2 महत्वपूर्ण विकल्प हमारे सामने हैं, 2 परीक्षाएं हमारे सामने हैं, और दोनों में से दोनों ही महत्वपूर्ण है। दोनों में सिलेक्शन लेना हमारी मतलब इच्छा है, या कहें कि हमारा ड्रीम है, और दोनों परीक्षाएं एक साथ आती है 1 महीने या 10 दिन के अंतर में। तो उन दोनों में से किसी एक परीक्षा को चुनना हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। उस समय हमारी जो मनोस्थिति होती है उसको कहते हैं द्वंद्व की स्थिति। दोनों परीक्षाओं की तैयारी की है, पर हमें पता नहीं था कि दोनों परीक्षाओं का प्रोग्राम कार्यक्रम एक साथ आ जाएगा, तो उस समय हमें कौन सी परीक्षा को दें और कौन सी को छोड़ें, इस तरह की द्वंद्व की स्थिति हमारे सामने बनती है। कई बार हम दोनों में से दोनों परीक्षाओं को देने की कोशिश करते हैं तो हम थोड़ा दिक्कत होती है, हमें दोनों में ही सफल नहीं हो पाते। उस समय वो जो स्थिति बनती है कि कौन सी परीक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं। वो जो द्वंद्व की स्थिति बनती है वही इस समास को याद रखने का एक अच्छा तरीका है। इसका मतलब 2 परीक्षाएं दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों में से किसको चुने, तो ऐसा ही इस समास में होता है कि दोनों ही पदों की प्रधानता इसमें होती है, इसलिए द्वंद्व होता है, इसलिए इस समास का नाम द्वंद्व समास है। तो इसकी पहली विशेषता है दोनों ही पदों की प्रधानता, यानी प्रथम पद बराबर द्वितीय पद, दोनों ही पदों को बराबर का महत्व दिया जाता है। अब देखिए दोनों पद, तो यहां पर ये तो हमें पता ही है कि कम से कम समास में 2 पद होना जरूरी है, प्रथम पद और द्वितीय पद। लेकिन कई बार परीक्षाओं में 2 से अधिक पद भी आ जाते हैं, और वो 2 से अधिक पद इस समास में सबसे ज्यादा आते हैं। हमने कुछ उदाहरण भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे देखिए लाल बाल पाल, रोटी कपड़ा मकान, आन बान शान, कंद मूल फल, तन मन धन, इस तरह के शब्द भी यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि 1 2 + 3 इस तरह। इसका मतलब जब अपन परिभाषा हमने पढ़ी थी 2 या 2 से अधिक शब्द, तो वो 2 या 2 से अधिक शब्द यहाँ पे हैं। ठीक है, तो दोनों ही पदों की प्रधानता, 3 पद भी हैं तब भी हम यही कहेंगे कि इसमें दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। ठीक है, दोनों पद संख्यावाची, बहुत ही महत्वपूर्ण द्वंद्व समास के बारे में है ये, और द्विगु समास से इसलिए अलग है ये समास कि इसमें दोनों पद संख्यावाची होते हैं। क्योंकि जैसे ही संख्या का नाम आता है, ज्यादातर विद्यार्थियों के दिमाग में द्विगु समास आता है, क्योंकि द्वि का मतलब 2 और गाय का समूह, 2 गायों का समूह, तो 2 का मतलब संख्या। तो संख्या आती है, हम सीधा विकल्प में कुछ भी आ जाए संख्या में, 55 आ जाए, 75 आ जाए, 71 आ जाए, 81 आ जाए, सीधा का सीधा हम विकल्प में द्विगु समास कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो देखिए दोनों पद प्रधान है और दोनों पद अगर संख्यावाची हैं, ये द्वंद्व समास की महत्वपूर्ण विशेषता है। 55, और इसमें 55 का मतलब हमें पता है 55, 5 5 ऐसे 55 बनता है, लेकिन इसमें जो बाद वाला जो 5 है, यानी 5, उस छोटी संख्या को पहले लिखा जाता है विग्रह करते समय, 5 और 50। अब ये और क्यों आया, ये योजक चिन्ह, या जो कहते हैं अपन इनको के बीच के मध्य के योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। उन योजक चिन्हों के आधार पर इस द्वंद्व समास के 3 भेद माने गए हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। अभी करेंगे अपन चर्चा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे ही संख्या आपके सामने आएगी 17, आपको ध्यान रखना है कि दोनों पद क्या है, महत्वपूर्ण है, 7 और 10, इसका मतलब द्वंद्व समास। 55, 71, 1 और 70, 61, 1 और 60, इस तरह की जो संख्याएं आएंगी उनमें आप क्या करेंगे, द्वंद्व समास करेंगे। लेकिन अगर आ गया 30, ऐसे पूछ लिया 30,
इसका मतलब अब इसमें आगे पीछे कोई और संख्या नहीं है, केवल 30 का समूह। तो 30 का समूह मतलब ये तो चली जाएगी किसमें, द्विगु समास में। यानी कि मैंने बताया था ना कि 10, 20, 30, 40, 90 तक की ऐसी पूर्णांक जो संख्याएं हैं वो आएंगी द्विगु समास में, जबकि अपूर्ण संख्याएं, इस तरह की जो संख्याएं दोनों पद संख्यावाची होंगे तो ये आएगा किसमें, ये द्वंद्व समास में आएगा। देखिए अगला, इसकी तीसरी विशेषताओं में हमने भेद हैं इसके तीनों, जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इतरेतर द्वंद्व, इतर प्लस इतर। अच्छा, इस इतरेतर शब्द में भी संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है, इतर प्लस इतर, यानी कि ए के बाद में ई जुड़ने से क्या बन रहा है, ए बन रहा है। यहां पर गुण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि है ये गुण संधि है। ए ओ अर किस में बनते हैं, गुण संधि में। तो यहां अपने आप में इस शब्द में गुण संधि हो रही है। और देखिए आप, इतर और इतर दोनों ही शब्द इसमें महत्वपूर्ण है। इतर और इतर, इसका विग्रह भी हो जाएगा, इतर इतर का विग्रह होगा इतर और इतर, यानी खुद भी ये शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। और द्वंद्व समास में भी कौन से समास का उदाहरण है, इतरेतर द्वंद्व का ही उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जिन विभक्ति या योजक चिन्हों का लोप होता है वो योजक चिन्ह है और, तथा, एवं, व। ये जैसे अंग्रेजी में इसको एंड कहते हैं, ठीक है, और नहीं एंड, क्या कहते हैं, AND, वो जो एंड कहते हैं हिंदी में उसके लिए 4 प्रकार के योजक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। और, तथा, एवं, व, चारों का मतलब अर्थ एक ही है। अब एग्जामिनर कोई भी इनमें से एक दे दे, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए उदाहरण, अन्न जल, तो अन्न और जल, यहां पर अन्न भी महत्वपूर्ण है और जल भी महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां पर इसका विग्रह करेंगे तो अन्न और जल हो जाएगा। ऐसे अगला उदाहरण देखिए, हरिहर, 2 शब्द हैं। हरि का मतलब होता है विष्णु और हर का मतलब होता है शिव, यानी दोनों ही भगवान है और दोनों ही महत्वपूर्ण है, कोई भी किसी से कम ज्यादा नहीं है। इसका मतलब हरि और हर यानी विष्णु और शिव हो जाएगा, लेकिन विग्रह करते समय हमको हरि और हर ही लिखना है। ठीक है, तो ये इतरेतर द्वंद्व में और, तथा, एवं, व इन योजक चिन्हों का क्या रहता है, लोप कर देते हैं और दोनों शब्दों को। अब कई बार क्या होता है, शब्दों को डैश करके लिख दिया जाता है। ज्यादातर बच्चे ये याद रखते हैं कि जो योजक चिन्ह से इस तरह जुड़े रहते हैं, जो शब्द इस तरह डैश से, वहां द्वंद्व समास होता है, लेकिन ये धारणा एकदम गलत है। देखिए अन्न जल दोनों मिला के लिखा है, चाहे तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं डैश लगा के, तो यहां पर समास द्वंद्व ही रहेगा, चाहे इसको मिला के लिखें चाहे इसको डैश के साथ लिखें। अगला इसका भेद है समाहार द्वंद्व, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। अब द्विगु समास में भी समाहार शब्द आता है, समूह का बोध कराता है, लेकिन यहां समाहार का मतलब ये होता है कि जब बहुत सारी चीजें एक साथ होती हैं, उनमें से कोई एक महत्वपूर्ण पद को हम ले लेते हैं या 2 को ले लेते हैं और दोनों के आगे आदि और इत्यादि शब्द लगा देते हैं। जैसे देखिए हाथ पांव बचाकर काम करो, किसी को हमने बोला कि बेटा हाथ पांव बचाकर काम करो, तो वो केवल अपना हाथ बचाएगा और पैर बचाएगा, बाकी कुल्हाड़ी को अपने सर पे मार लेगा क्या, क्योंकि पिताजी ने बोला ही नहीं कि सर बचाना, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह हाथ पैर बचा के काम करना, मतलब अपने शरीर के अंगों को बचाकर काम करना है उसको। तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण पद है, हाथ और पैर, बाकी शरीर, आंख, नाक, कान, सर सारे शामिल हो गए इसमें। तो 2 महत्वपूर्ण पदों के साथ में क्या लगा दिया, आदि या इत्यादि, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, हाथ पांव इत्यादि। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, हाथ पांव इत्यादि। जो बाकी के जो शब्द छूट गए हैं, सर, आंख इत्यादि, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, उनकी जगह आप आदि या इत्यादि शब्द लगा देंगे तो वो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे देखिए चाय वाय, हम कई बार ये कहते हैं कि चाय वाय पी के जाओ भाई, चाय वाय पी के जाओ। कोई गेस्ट आता है, मेहमान आता है, हम बोलते हैं चाय वाय लोगे क्या, तो चाय, वो सोचता है भाई चाय तो होती है, ठीक है, वाय क्या होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग किसी एक सार्थक शब्द के साथ कई एक निरर्थक शब्द भी जोड़ देते हैं, जो कि हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है। उसका विग्रह करते समय क्या करेंगे, चाय वाय इत्यादि नहीं करेंगे, उसको करेंगे चाय इत्यादि। ठीक है, यानी जो निरर्थक शब्द है उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, विग्रह करते समय चाय इत्यादि। कई बार परीक्षाओं में चाय वाय इत्यादि भी लिखा हुआ आ जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है।
इसके सामने आपको आदि और इत्यादि लगाना है बस, हाथ पांव इत्यादि। अब देखिए और भी इसके उदाहरण या समाहार, भूत प्रेत। अब क्या करेंगे, जैसे भाई भूत प्रेत लग जाएगा तो भूत और प्रेत दो ही होते हैं क्या, बुरी आत्मा है, जिंद भी होता है और भी होते हैं बहुत सारे, तो भूत प्रेत इत्यादि में सारे आ जाएंगे। धन और दौलत दोनों आपस में एक दूसरे के तो पर्यायवाची हैं, एक ही से काम चला सकते थे, लेकिन धन दौलत इत्यादि, अब उसको चाहे आप स्वर्ण कहो, दौलत कहो, और कोई पर्यायवाची शब्द लगा दो, संपदा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाल बच्चा इत्यादि। इस तरह देखिए ये पढ़ रहे हैं हम समाहार द्वंद्व, ठीक है। इसका तीसरा जो अगला भेद है उसको कहते हैं वैकल्पिक द्वंद्व या विकल्पक। विकल्प नाम से ही पता चल जाता है, यानी कि ऑप्शन। विकल्प यानी आपके पास विकल्प है, एक तरफ तो हम कह रहे हैं द्वंद्व समास और एक कह रहे हैं विकल्प, इसका मतलब आपके पास दोनों ही चीजें हैं इसमें। ये वैकल्पिक द्वंद्व भी इसी का ही एक भेद है। इसका मतलब ये है कि यहां पर या एवं अथवा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं और, क्या कहते हैं, और, ठीक है। ये और, ये वाला और तो एंड होता है अंग्रेजी में, ये वैकल्पिक द्वंद्व में लिखते हैं ओ आर, और या अथवा, यानी कि जब दो शब्द आपस में एक दूसरे के विलोम होते हैं वहां दोनों को हम एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते भाषा में कि भाई ये तो उसके जीवन मरण का प्रश्न है। तो या तो अगर आदमी जिंदा है तो जीवन मरण का प्रश्न बोलचाल की भाषा में इसलिए क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो जिएगा या मरेगा। भाई अगर मान लो किसी व्यक्ति बहुत परेशानी में है तो जिएगा या मरेगा। व्यापार कर रहा है तो हानि लाभ, भाई व्यापार में हानि लाभ तो चलता ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के साथ एक साथ ही दोनों काम हो जाएंगे, नहीं, हो सकता है उसको एक स्थिति में लाभ होगा या दूसरी स्थिति में हानि होगी, या एक व्यक्ति को लाभ हो रहा है तो दूसरे को हानि भी हो सकती है, यानी कि दोनों पद एक दूसरे के विलोम है, इसलिए ये वैकल्पिक द्वंद्व में आएंगे। वैसे जनरली पूछा नहीं जाता है भेद, लेकिन फिर भी क्योंकि हम हिंदी के विद्यार्थी हैं इसलिए हमें द्वंद्व समास के तीनों भेदों के शब्दों को बिल्कुल एकदम अलग अलग सटीक तरीके से एक एक शब्द को हमें समझना है। वैकल्पिक द्वंद्व आते ही दिमाग में सबसे पहले ये शब्द आएगा कि विलोम जैसे दिखने वाले शब्द इसमें आते हैं और उनका विग्रह करते समय या और अथवा उनके मध्य में लगा देते हैं। जीवन या मरण, जीवन अथवा मरण एक ही बात है। हानि लाभ या लाभ हानि कोई भी आगे पीछे हो सकता है, तो हानि या लाभ। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, अभी हम कुछ उदाहरणों पर यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो द्वंद्व समास में सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझ में आई वो आई द्वितीय पद, दोनों पदों की प्रधानता। इसमें दोनों ही पद महत्वपूर्ण होते हैं। संख्यावाची पद यानी दोनों पद अगर संख्यावाची हैं तो द्वंद्व समास में आएगा वो शब्द। और इसके तीन भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व जहां होता है वहां विग्रह करते समय और तथा एवं वह लगाते हैं। समाहार द्वंद्व में विग्रह करते समय आदि या इत्यादि लगा देते हैं, निरर्थक शब्द को हटा भी सकते हैं। वैकल्पिक द्वंद्व में दोनों शब्दों के बीच जो एक जैसे विलोम दिखने वाले होते हैं, यानी एक दूसरे के विलोम जैसे होते हैं, उनके मध्य में या एवं अथवा शब्द लगा देते हैं। आइए कुछ शब्दों पर चर्चा करें। जैसे पहला है भेद इसका इतरेतर द्वंद्व, क्योंकि इस खुद में गुण संधि है, अपन ने बताया अभी। तो देखिए पहला अन्न जल, तो अन्न भी महत्वपूर्ण है, जल भी महत्वपूर्ण है, अन्न और जल। अब अन्न जल इत्यादि नहीं कर सकते इसको, क्योंकि अन्न जल में कह ही यही रहा है कि अन्न और जल, ठीक है। तो अन्न और जल, हरि और हर, हरिहर। दाल भात में दाल और भात। अब दाल में तो दाल, हालांकि दाल कोई सी भी हो सकती है, पर दाल है, और भात का मतलब खाने के साथ में दाल और भात, ठीक है। ये खाते हैं, खाने की परंपरा, दाल अलग है भात अलग है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अकेली दाल ही दाल दे दिया आपको तो खाने में मजा नहीं आएगा, भात ही भात दे दिया तो खाने में मजा नहीं आएगा, तो दाल भात। दूध रोटी अलग अलग है, दूध और रोटी। अब इसमें या अथवा कुछ भी, ये क्या नाम है, तथा और एवं, ये कुछ भी लगा सकते हो, वह भी लगा सकते हो। देखिए दिवारात्र, ये बहुत अच्छा शब्द है। ये अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें समास के साथ साथ संधि भी है। दिवा प्लस रात्र, क्योंकि रात्र अपने आप में कोई शब्द नहीं है, इसका जब विच्छेद करते हैं तो ऐसे बनता है दिवा प्लस रात्रि। कैसे, रात्रि। अब दोनों शब्द जैसे ही मिलेंगे तो ये रात्र बन जाता है, जैसे अहोरात्र, नवरात्र। कैसे, जैसे मान लो नव प्लस रात्रि, इन दोनों की अगर अपन संधि करेंगे तो संधि बनकर के जब ये शब्द बनेगा तो ये क्या बनेगा, नवरात्र। और जब विच्छेद करेंगे तो रात्र को काय में बदलेंगे, रात्रि में। तो यहां पूछ सकता है कि कौन से शब्द में संधि और समास दोनों है, तो यहां पर दिवारात्र में संधि भी है और समास भी है, ठीक है। अब देखिए राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण दोनों ही महत्वपूर्ण है, एक के बिना दूसरा अधूरा है,
तो राधा और कृष्ण। पढ़ा लिखा, हर इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो मतलब पढ़ा यानी उसको पढ़ना आना चाहिए, और लिखा यानी लिखना भी आना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ भारत में साक्षर उसको माना जाता है जो केवल अपना नाम लिख सकता है, गलत है। लेकिन पढ़ा लिखा मतलब पढ़ा हुआ जो पढ़ना जानता है, और लिखना यानी कि जो लिखना जानता है, दोनों अलग अलग चीजें। तो पढ़ा और लिखा। देश और विदेश, अब देखिए यहाँ पे ऐसा लगता है कई बार कि ये दोनों एक दूसरे के विलोम में, देश का विलोम नहीं होता है विदेश कभी भी। वी उपसर्ग लगने से शब्द में बल्कि विशेषता आती है, तो देश का विलोम विदेश नहीं होगा। इसलिए कई बच्चे इसको विलोम यानी वैकल्पिक द्वंद्व में कर देते हैं, वहां नहीं करना है। देश और विदेश, उसने देश विदेश घूमा, यानी देश तो घूमा ही है, देश के साथ साथ में उसने और देशों की जिन जो हमारे लिए विदेश हैं वो भी घूमे हैं उसने। तो देश और विदेश हो गया। स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। माता पिता, ये तो बहुत बहुप्रचलित उदाहरण है। हर परीक्षाओं में अगर द्वंद्व समास का प्रश्न आएगा तो ये जरूर विकल्प में कहीं ना कहीं होता है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे। माता और पिता। गौरी शंकर, देखिए वैसे देखने में तो एक बार को ऐसा लगता है गौरी शंकर भगवान शिव का ही नाम है क्या? हाँ, लेकिन गौरी यहाँ पर पार्वती का पर्यायवाची है गौरी। तो गौरी और शंकर, जैसे राधा कृष्ण आया था ऐसी गौरी और शंकर। राम और बलराम, ठीक है। राजा और रानी, हाथी और घोड़ा, भाई और बहन। इस तरह की उदाहरण आपको इतरेतर द्वंद्व में देखने को मिलेंगे, जिनका विग्रह करते समय और, तथा, एवं या वह, इनमें से कोई भी शब्द को हम योजक चिन्ह के रूप में मध्यमैन के लगा सकते हैं। अब देखिए इसका दूसरा भेद। अच्छा, अभी इसमें 3 शब्दों वाले भी हैं इतरेतर द्वंद्व में। देखिए लाल बाल पाल, ये आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये लाल के नाम से कौन है? लाला लाजपत राय। बाल के नाम से कौन है? बाल गंगाधर तिलक। पाल के नाम से कौन है? विपिन चंद्र पाल। तो इस तरह ये 3 लाल बाल पाल, तो लाल और बाल और पाल दोनों और से जुड़ जाएंगे। रोटी कपड़ा और रोटी कपड़ा मकान, ये रोटी और कपड़ा और मकान। आन बान शान, आन और बान और शान, ठीक है। कंद और मूल और फल, तन मन धन, तन और मन और धन। इस तरह हम इसको जोड़ सकते हैं। अब देखिए संख्यावाची शब्दों की, जिनकी हमने यहाँ बात की थी कि दोनों पद संख्यावाची होंगे, वो भी इतरेतर द्वंद्व में ही आते हैं। अगर ये प्रश्न पूछ ले कि 55 द्वंद्व समास के कौन से भेद का उदाहरण है, तो ये इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण माना जाएगा, क्योंकि दोनों ही पद संख्यावाची है, मतलब दोनों पद संख्यावाची हैं और संख्यावाची पद इतरेतर द्वंद्व में आते हैं, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। 55। अच्छा, इनका विग्रह करते समय एक चीज ध्यान रखनी है, छोटी वाली संख्या को पहले रखना है। जैसे 55 तो 5 और 50। 45, 45 क्या होता है? 45 यानी 5 और 40। 17 क्या होता है? 7 छोटा होता है तो 7 और 10। 25 5 और 20। 84 4 और 80, ठीक है। ये तो अपने वो उदाहरण बताया था, ठीक है। तो ये संख्या वाले, अब यहाँ पर 1 से 9 तक की संख्याओं को छोड़ देंगे, क्योंकि वो द्विगु समास में हमने पढ़ी हैं। और 10 20 30 90 तक, 100 के बाद में 200 300 400 1000 तक, 1000 के बाद में 2000 3000 4000, इस तरह की संख्याओं को छोड़ करके बाकी की अपूर्ण जो संख्याएं हैं वो द्वंद्व समास में आ जाएंगी और इतरेतर द्वंद्व में आएंगी। अब देखिए द्वंद्व समास का एक और भेद, समाहार द्वंद्व, नाम से ही पता चल रहा है। समाहार यानी समेटना, यानी कि किसी भी वाक्यांश के पद के कई सारे शब्दों में से केवल 2 महत्वपूर्ण शब्दों को लेकर के उसके साथ आदि और इत्यादि लगाने की परंपरा रही है, क्योंकि हम एक साथ बहुत सारी चीजें नहीं बोलते हैं। जैसे देखिए एक बहुत प्रचलित उदाहरण है कुर्ता टोपी। हम कहते हैं ना कुर्ता टोपी, जैसे ही कोई हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं अपने रिश्तेदारों के, तो कुर्ता टोपी यानी 5 जो कपड़े होते हैं बच्चे के वो लेके हम जाते हैं। पर उसमें प्राचीन काल में कुर्ता और टोपी महत्वपूर्ण हुआ करते थे, तो उनमें से कुर्ता और टोपी कहते, लेकिन आज के ज़माने में कुर्ता और टोपी कोई नहीं ले जाता, बाकी के 5 कपड़े कोई भी ले जाएंगे, शर्ट पैंट जो भी है। पर कुर्ता टोपी क्योंकि प्रचलित शब्द है, तो कुर्ता टोपी इत्यादि, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे? आदि या इत्यादि शब्द लगा देंगे। ऐसी देखिए कुछ उदाहरण, भूत प्रेत, कि भाई इसको भूत प्रेत ना लग जाए कहीं, तो भूत प्रेत का मतलब भूत प्रेत इत्यादि कोई बुरी आत्मा है, ठीक है। तो भूत प्रेत इत्यादि हो गया। धन दौलत इत्यादि हो गया। बाल बच्चा, भी बाल बच्चे ठीक है क्या? तो किसके लिए पूछ रहा है? बाल और घर के छोटे बच्चे नहीं, यहां मतलब है बाल बच्चे का मतलब घर के बालक और भी घर में रहने वाले जितने भी
स्त्री पुरुष है उनके यानी घर के परिवार के बारे में व्यक्ति पूछ रहा है, बाल बच्चे ठीक है, तो बाल बच्चे इत्यादि। ठीक है, रुपया पैसा, तो रुपया पैसा के अलावा कुछ और नहीं होता क्या, गोल्ड वोल्ड और सब कुछ, तो रुपया पैसा इत्यादि हो गया। कंकर पत्थर, अब किसी मकान को बनाने में, किसी बिल्डिंग को बनाने में भाई कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दही बनाए हैं, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है, कबीरदास जी का दुआ है। तो कंकर पत्थर, तो यहाँ कंकर पत्थर का मतलब कंकड़ और पत्थर ये दोनों महत्वपूर्ण है, तो कंकर पत्थर इत्यादि, चूना गारा इत्यादि पानी और भी मिलाया है उसमें, पर कंकर और पत्थर महत्वपूर्ण है। कपड़े लत्ते, भाई कपड़े लत्ते, अब कपड़े लत्ते के जरूरत में तौलिया इत्यादि भी कपड़े लत्ते लेके चलो जरा, अपन कहाँ नदी पे नहा के आते हैं, तो कपड़े लत्ते का मतलब तौलिया भी साथ लेके चलनी है आपको, तो कपड़े लत्ते इत्यादि। अब देखिए ये तो वो शब्द हो गए जो दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार आम प्रचलन की भाषा में हम लोग ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे देखिए अगल बगल, भाई आपके अगल बगल में, तो अगल कोई शब्द होता है क्या, कोई शब्द ही नहीं है। बगल तो होता है लेकिन अगल नहीं होता, बगल यानी पड़ोस वाला जो भी है, तो अगल बगल इसका मतलब ये निरर्थक जो शब्द है उसको हम इसका विग्रह करते समय इसको छोड़ देंगे और बगल इत्यादि कर देंगे, सिंपल। आस पास, हालांकि आस भी शब्द है पास, लेकिन पास शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है, आस काम में ही नहीं आता आस, तो आस का मतलब आशा से तो लिया जाता है, पर यहां आसपास का मतलब है पड़ोस से संबंधित, तो पास इत्यादि। चाय वाय, तो चाय वाय इत्यादि भी लिख सकते हैं, लेकिन चाय इत्यादि जो भी चाय के साथ में वाय, क्योंकि ये शब्द ही नहीं है। ठीक है, खाना वाना, अब वाना कोई शब्द होता है क्या, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इस तरह एक महत्वपूर्ण शब्द के साथ में कोई निरर्थक शब्द का भी प्रयोग करते हैं, जो कि हमारी भाषा की एक विशेषता है। खाना वाना खा लिया क्या आपने, तो वाना तो खाया नहीं, खाया तो खाना ही, पर खाना इत्यादि। पानी वानी, भाई पानी वानी पी लो जरा, बहुत देर हो गई आपको काम करते, पानी वानी पी लो, तो वानी कुछ नहीं है, पानी पी लो तो मतलब पानी इत्यादि। कुर्ता टोपी तो हो ही गया। रोना धोना, भाई क्यों रोना धोना मचा रखा है, क्या हो गया, तो रोना धोना, आदमी तो रो रहा है, कपड़े थोड़ी धो रहा है उस समय, किसी को धो थोड़ी रहा है, पर परंपरा क्या बन गई, रोना धोना, तो रोना इत्यादि, धोना प्रसंग में है ही नहीं वो, तो रोना इत्यादि। कहा सुनी, भाई उन दोनों में कहा सुनी हो गई, यहां तो फिर भी सही है, एक ने कहा दूसरे ने सुना, तो कहा सुनी इत्यादि, या कहना सुनना इत्यादि। इस तरह ये समाहार द्वंद्व में आ जाएगा, तो इसका विग्रह करते समय हमें आदि और इत्यादि लगाना है, सिंपल है। तीसरा और इसका अंतिम भेद बहुत महत्वपूर्ण भी है, कंफ्यूजिंग भी है। ये समास कई बार हमें मतलब एक जैसे दिखने वाले विलोम, एक शब्द बताया था यहाँ पर जो देश विदेश, तो ऐसा लग रहा है कि इसके विकल्प में वैकल्पिक द्वंद्व में है, लेकिन ये नहीं है। यहाँ इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना है। जैसे देखिए सुख का विलोम दुखी होता है, तो सुख दुख, अब सुख दुख चलते तो है आदमी के जीवन में कि भाई सुख दुख तो चलते ही रहते हैं, लेकिन एक बार में सुखी होगा व्यक्ति, एक पल में या तो वो सुखी होगा या दुखी होगा, ठीक है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख चलता रहता है। लेकिन सुख या दुख विलोम शब्द है, तो सुख या दुख, अब इसके बीच में वैकल्पिक द्वंद्व में जो योजक चिन्ह है वो या और अथवा, ये दो योजक चिन्ह कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं या और अथवा में से, तो सुख या दुख लिख सकते हैं, सुख अथवा दुख भी लिख सकते हैं। हानि लाभ या लाभानी, कोई भी, तो हानि या लाभ, भाई हानि या लाभ। जीवन मरण, जीवन या मरण। पाप पुण्य में से क्या लिखेंगे, पाप या पुण्य। हालांकि ये ऐसे शब्द हैं जो जैसे हमारे देश में पाप पुण्य का बोलबाला है, यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाप करते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुण्य करते रहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति एक साथ पाप और पुण्य नहीं कर सकता। कर सकता है एक व्यक्ति पाप पुण्य, एक बार में पाप ही करेगा या फिर वो पुण्य ही करेगा, तो पाप या पुण्य, ये शब्द अच्छा है। देखिए धर्माधर्म, यहाँ पे संधि भी हो रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, बाकी में संधि नहीं है यहाँ पे, धर्म और अधर्म की तरह। अब देखिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के विलोम है, इसलिए धर्म या अधर्म, या तो व्यक्ति धर्म करेगा या अधर्म करेगा। कई बार अपन इसको धर्म और अधर्म यहाँ लिख देते हैं, ये नहीं करना है। धर्म और अधर्म एक दूसरे के पर्यायवाची विलोम शब्द है, इसलिए आपको धर्म या अधर्म करना है। यश अपयश, भाई यश अपयश तो व्यक्ति के जीवन में लगा ही रहता है, कभी उसको यश यानी प्रसिद्धि मिलती है और कभी उसको अपयश यानी बुराई मिलती है। तो यश या अपयश। आय व्यय,
आय व्यय का लेखा जोखा दो, आय कितनी हुई, व्यय कितना हुआ, आय या व्यय, हालांकि मांग दोनों का लेखा जोखा रहा है, उसमें आय भी बतानी है, लेकिन आय का मतलब इनकम और व्यय का मतलब खर्चा, तो आय या व्यय। घटबढ़, ये वही शब्द है जैसे हानि लाभ जैसा, तो घटत या बढ़त, घट या बढ़, इसका मतलब घट या बढ़, कमी या बढ़ोतरी, इस तरह। हाना, भाई पता ही नहीं चलता तुम्हारा, तुम कभी हाँ करते हो कभी ना करते हो, यानी हाँ या ना, बोलो भाई चलोगे कि नहीं, बोले हाँ ना, मतलब आंसर ही नहीं आएगा भाई, या तो हाँ बोलो या आप ना बोलो, तो हाँ या ना। देखिए ये भी अच्छा शब्द है न्यूनाधिक, यहाँ भी संधि है, न्यून का विलोम होता है अधिक, ठीक है, तो न्यून या अधिक आ जाएगा। राग विराग, देखिए यहाँ एक दूसरे राग और विराग, राग का मतलब किसी चीज में अगर अपन लिपटे रहते हैं तो क्या होता है, वो राग होता है, और विराग का मतलब होता है किसी चीज से वैराग्य हो गया, एक दूसरे का विलोम है, तो राग या विराग, ठीक है। अब देखिए ये एक और उदाहरण बचा है लास्ट वाला, शादी या गमी, शादी या गमी। अब देखिए एक तो होती है शादी यानी खुशी का माहौल, और एक होता है गम यानी गम का माहौल, तो शादी या गमी, ठीक है। तो इस तरह ये वैकल्पिक द्वंद्व में आ जाएगा। ये द्वंद्व समास के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। द्वितीय पद प्रधान होता है, दोनों पद संख्यावाची होते हैं, 3 तरह के इसके भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक, ठीक है। अगले वीडियो के साथ बहुब्रीहि समास के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।